हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो मस्त हैं आप जी सर। ओके, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये वाला लेक्चर मैंने पिछली वाली वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है। मतलब क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस लेक्चर को हमने यानी इस टॉपिक को लेक्चर नंबर 8 में हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। वहाँ पर क्रांतिक कोण से संबंधित कुछ बातें भी रह गई हैं, उसको हम पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन, ठीक है ना, और इसके एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। जितने भी डाउट हैं आपके, ध्यान रखना, जितने भी डाउट हैं आज के बाद क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को लेकर के 100% दूर होने हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाली है, ठीक है ना, कोई भी कन्फ्यूजन रहने वाली नहीं है। तो करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि पेन लेना है, कॉपी लेना है और हमारे साथ लग जाना है, ठीक है। और अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो भी लाइक कर दीजिएगा बीच में, ठीक है। और शेयर को तो कहेंगे नहीं क्योंकि आप लोग शेयर करते नहीं हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने कह भी दिया है, कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए लेक्चर नंबर 9 है, प्रकाशिकी का लेक्चर नंबर 9 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। मैं पहले 2-4 मिनट रिवीजन करा दे रहा हूँ, उसके बाद इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर ठीक है ना। और इसके कुछ एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे जो शायद कहीं रह गया हो, ठीक है, जो शायद कहीं रह गया हो। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को, यानी इस लेक्चर को आपको जरूर देखना है कंप्लीट, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल की, यानी क्रांतिक कोण क्या होता है। तो देखिए हमेशा याद रखना, आपको ये पता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण है ना, कोई भी रेस यदि सघन से विरल में जाती हैं, है ना, सघन से कहाँ जाती है, विरल में जाती है, तो क्या होता है, ये मान लीजिए सघन है, ठीक है, इधर विरल है, तो सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ऐसा होता है, हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्रांतिक कोण क्या होता है, ध्यान समझिएगा, हमने बताया था और आप देख लीजिए इस लेक्चर को, ठीक है। क्रांतिक कोण के लिए देखिए, मान लीजिए हमने बताया था कि ये है, ध्यान समझना, ये, ठीक, ये कोई माध्यम है, ठीक है, कोई भी माध्यम है। चलो इसको माध्यम नंबर हम कितना कह देते हैं, 1, ठीक। ये आपका क्या है, माध्यम नंबर 2। इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं n1 और इसका अपवर्तनांक क्या मान लेते हैं, n2। कोई दिक्कत, बस ये करना है कि ये आपका सघन है और ये क्या है, विरल, ठीक ना। तो याद रखना प्रकाश की किरण सघन से विरल में ही इंटर करना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, ये आ गया, ये हो गया आपका आपतन कोण, ठीक। अब ये प्रकाश की किरण सीधे ना जाकर के अविलंब से दूर हटेगी। यदि इसको थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो ये प्रकाश किरण और आएगी। एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि ये प्रकाश की किरण इसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और ये आपका अपवर्तित किरण इस नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जिस एंगल पर, ध्यान समझना, जिस कोण पर, ठीक है, जिस कोण पर ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसी कोण को, इस कोण को, यानी जितने एंगल पर आपतित करो, ठीक है, इतने मतलब फील करो कि हम कितने एंगल पर आपतित करें कि ये वाला कोण 90 अंश हो जाए। तो जितने एंगल पर आपतित करो, ठीक है ना, जिसके लिए ये जो है 90 डिग्री हो जाए, ये कोण आपका कहलाता है क्रांतिक कोण। तो यहाँ पर हमने माना था पिछले लेक्चर में कि ये क्रांतिक कोण क्या था, C। तो अगर हम स्नेल का नियम लगाएं, ठीक ना, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम ये कहता है कि यहाँ का अपवर्तनांक और यहाँ का आपतन कोण, तो यहाँ का अपवर्तनांक क्या है, n1, यहाँ का आपतन कोण I, ये तो कहता है यहाँ का अपवर्तनांक n2, यहाँ का जो है अपवर्तन कोण R, ये होता है। अब इसके लिए लगाओ, ये तो रूल है। अब इसके लिए यहाँ का अपवर्तनांक कितना, n1 ही है। साइन I की जगह क्या लिखेंगे, C, ठीक है। यहाँ पर ये माना जाता है कि जिस एंगल के लिए ये 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को हम क्रांतिक कोण कहते हैं और इसको C से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है, बराबर। ध्यान समझिए, अगर यहाँ पर आपको लग रहा पढ़ाया गया तो 2 की स्पीड में करके देख लीजिए, ठीक है, लेकिन स्किप मत करिए, आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो n1 बराबर साइन C बराबर क्या हो जाएगा, n2 साइन R। साइन R का मान कितना है, बोलिए 90,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँ तो n1 साइन सी बराबर, ठीक है, ये क्या है n2, ठीक, साइन 90 का मान 1, तो साइन सी बराबर क्या आ गया n2 अपान n1, ठीक, n2 अपान n1, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, नोट पॉइंट में मैं ये मान लूँ कि यहाँ पर ये वाटर है, ये क्या है वाटर, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या मान लूँ एयर, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ के वाटर के अपर्तनांक को मैं n और एयर के अपर्तनांक को कितना हो जाएगा 1, पता है कि नहीं पता, जी सर। तो यहाँ पर हो जाएगा, नोट में देखिए, मैं मान ले रहा हूँ कि वाटर टू कहाँ जा रहा है प्रकाश किरण, एयर में। इस कंडीशन में क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर n2 अपान n1, n2 क्या है एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, n1 का कितना हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा साइन सी बराबर 1/n। ये होता है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्या समझ में आ गया, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध ये हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगर इसी तरीके से मान लो यहाँ पर ग्लास हो, यहाँ पर क्या हो ग्लास, यहाँ पर क्या हो एयर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो अपवर्तनांक लिखा गया है वाटर लिखे हैं तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ NW कर दूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा NW, ठीक है ना। अगर यही प्रकाश किरण ग्लास से कहाँ जाती, एयर में जाता, बात समझिए, तो मैं लिख देता कि साइन सी बराबर 1 अपान NG। क्या समझ में आ गया, 1 अपान साइन सी बराबर 1 अपान NG। यदि आपको क्रांतिक कोण का मान चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो साइन, ठीक है, सी बराबर साइन इनवर्स, ना मैं NW लिख रहा हूँ ना मैं NG, मैं मेन फार्मूला लिख दे रहा हूँ N, क्या लिख दे रहा हूँ N, यानी 1/n। N क्या है, मीडियम का अपवर्तनांक। समझ में आ गया। अगर यहाँ तक क्लियर हो तो मैं आगे चलूँ, ठीक है, क्लियर, ओके सर। अब मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ कोण आंतरिक परावर्तन। आप 2 की स्पीड में करिए, लेक्चर लंबा होने वाला है लेकिन मज़ा आएगा आज, ठीक है। हटा दिया जाए, यस सर, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा क्रांतिक कोण में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा और। यहाँ पर मैं अगर ये क्लियर कर दूँ, ध्यान समझना, क्रांतिक कोण से संबंधित थोड़ा और मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, कर दूँ, यस सर कर दीजिए। चलिए मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण यहाँ पर जा रही है, ठीक है, ये इस पर आपतित हो रही, ऐसे हो गया जी। ये आपका क्या होगा सी, है ना। ये सी कब होगा, जब ये वाली प्रकाश किरण जो इस मीडियम में ना जाकर के इसी की क्या हो जाए पैरेलल, यानी ये कितने डिग्री का हो जाए 90 डिग्री का। ध्यान समझना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बताने चल रहा हूँ कि किस मीडियम के लिए कितना क्रिटिकल एंगल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। अभी हमने फार्मूला प्रूव किया कि साइन सी बराबर n2/n1, इसी को याद रखिए, चाहे आप इसको याद रखिए या स्नेल का नियम में सीधा लगा के बता दूंगा, ठीक है। पहले मैं मान लेता हूँ, ध्यान समझिए, कि यहाँ पर वाटर है, ठीक है, लेकिन आपको नोट पॉइंट में याद रखना है, क्या नोट पॉइंट में याद रखना है कि क्रांतिक कोण के लिए हमेशा प्रकाश की किरण सघन से कहाँ जानी चाहिए, विरल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो मैं ऊपर मान ले रहा हूँ वाटर, नीचे मान ले रहा हूँ एयर, ठीक है, ऊपर वाटर नीचे एयर, क्या इतना क्लियर है। इसके अपवर्तनांक को क्या मैं NW कह दूं, जी सर। इसके अपवर्तनांक को क्या मैं NA कह दूं, यस सर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर स्नेल का नियम लगाइए, देखिए यहाँ से स्नेल के नियम लगा करके हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं कि क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, किसके लिए, जल और एयर के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर में ये जानना चाहते हैं कि जल और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे जल तथा वायु के लिए क्रांतिक कोण, कोई दिक्कत, नो सर। 1 मिनट मैं देख लूँ सब कुछ ओके है, जी सर सब कुछ फाइनल है। क्या समझ में आया यहाँ तक, बोलो जल्दी से, यस सर। चलिए तो अब देखिए स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल का नियम क्या कहता है, देखो यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ जा रही, तो यहाँ का अपवर्तनांक और यहाँ का जो है आपतन कोण, यहाँ का अपवर्तनांक और यहाँ का आपतन कोण, ये तो कहता है। तो लगाइए स्नेल का नियम से, है ना, स्नेल के नियम से
स्नेल के नियम से, ठीक है। यहाँ का अपर्तनांक NW, साइन यहाँ का आपतन कोण C बराबर यहाँ का अपर्तनांक कितना है NA इंटू यहाँ का अपवर्तन कोण साइन R मतलब 90। तो यहाँ हो जाएगा NW इंटू साइन C बराबर NA, वही कहीं ना कहीं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, अच्छा रहने दो, चलो ये हो जाएगा NA इंटू ये कितना हो जाएगा साइन 91। तो साइन C बराबर कितना आ गया है NA अपान NW, ये आ गया जी सर। अभी जब तो आपने प्रूफ कराया, यहाँ पर मुझे पता है कि NA का मान 1 होता है, यानी वायु का अपर्तनांक 1 और NW का अपर्तनांक होता है 4/3। यस सर, तो दोनों वैल्यू अगर रख दूंगा यहाँ पर तो साइन C बराबर 1/4/3 आएगा, ये पलटी के ऊपर चला जाएगा तो साइन C बराबर हो जाएगा 4/3। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक, बोलिए। चलिए मिटा दूँ यहाँ तक, इधर कोई दिक्कत? नो सर, एकदम कंप्लीट है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट, ये 1 बटे रहेगा ना, सॉरी, बस क्लियर है। चलो अब यहाँ पर साइन, ठीक है, C बराबर ये पलट कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 3/4। तो C बराबर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4, ठीक है। अब साइन इनवर्स 3/4 का मान यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब आएगा 49 डिग्री। कितना आएगा 49 डिग्री के आसपास। मतलब समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है, मज़ा आ रहा है ना, ठीक है, बहुत प्यार से देखते चलिए। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रकाश किरण जल से वायु में आपतित की जा रही है और मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रकाश किरण इसके समांतर हो जाए, यानी क्रिटिकल एंगल फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे प्रकाश की किरण को नियर अबाउट 49 डिग्री पर आप क्या करना पड़ेगा, इंसिडेंट करना पड़ेगा, आपतित करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो जल और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है 49 डिग्री। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरा, पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 की, पॉइंट नंबर 2 में क्या है? पॉइंट नंबर 2 में ये मैं मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पर वाटर न लेकर मैं ग्लास ले लेता हूँ। क्या? ग्लास। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स NW मान लेता हूँ, यहाँ पर एयर ही रहने दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर स्नेल का नियम लगाऊँ, अब मैं क्या ज्ञात करना चाहता हूँ कि कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण C की वैल्यू कितना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे? स्नेल का नियम लगाइए। क्या कहता है स्नेल का नियम? यहाँ का अपर्तनांक NW, यहाँ का क्रांतिक कोण साइन C बराबर यहाँ का अपर्तनांक NA, यहाँ का अपवर्तन कोण साइन 90 होगा, 90 बना रहा है, तो हो जाएगा NW की जगह पे, सॉरी क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर NW लिख दिया, ये थोड़ी गलती ना बर्बाद कर देती है लोगों को। चलो NG हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, NG को ऐसे रहने दो, इंटू साइन C बराबर यहाँ पर क्या आ गया, इसका मान 1 हो जाएगा NA। तो साइन C बराबर कितना हो जाएगा NA अपान NG। किसी को दिक्कत? नो सर। साइन C, देखिए अभी हमने बताया कि NA इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और जनरली हम क्राउन और फ्लिंट कांच की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं वैसे जनरली बात करूं तो NG का मान कितना होता है 1.5, यानी 3/2 होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए इसका मान 1, इसका मान कितना हो जाएगा 3/2, ये पहले कहाँ जाएगा ऊपर, तो साइन C बराबर हो जाएगा 2/3। तो C बराबर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 2/3। इसका मान सॉल्व करोगे तो करीब करीब 42 डिग्री के आसपास आएगा। समझ में आया? इन सभी का बहुत ही यूज है, अभी मैं आगे आपको कराऊंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कांच और वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है 42 डिग्री होता है। क्लियर हो गया? चलिए अगली अगर मैं बात करूं कांच और जल के लिए, तो भैया कांच और जल में कौन सघन होगा, कांच सघन और जल विरल हो जाएगा उसकी तुलना में। तो यहाँ पर NG और यहाँ पर मैं क्या लिख लूँ, बताइए, यहाँ पर वाटर हो गया तो यहाँ पर मैं लिख लूँ NW। मतलब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाना है, देखिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम बैठा लीजिए, कांच से वायु में जाना। फिर स्नेल का नियम लगाइए पॉइंट नंबर 3 में।
पॉइंट नंबर 3 में हम क्या जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जब कांच और जल हो तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, यानी सी की वैल्यू कितना होगा। तो स्नेल का नियम लगाइए, क्या लगाएंगे, यहाँ का अपर्तनांक Ng साइन सी बराबर NW साइन कितना हो जाएगा 90 हो गया। तो Ng साइन सी बराबर NW का मान, चलो अभी इसे रहने दो, अभी मैं बताऊंगा, NW इंटू साइन इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो साइन सी बराबर कितना होता है NW अपान Ng, ये तो होता है जी। क्लियर है। चलिए अब NW का मान अभी हमने बताया कितना होता है, बताइए 4/3 और Ng का मान कितना होता है अभी बताया गया 3/2, दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा NW का मान 4/3 और Ng का मान 3/2, ये पल कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा 8/9 और यहाँ से अगर सी बराबर लिखोगे तो साइन इनवर्स 8/9। अगर इसको सॉल्व करोगे तो करीब करीब 59 डिग्री के आसपास आएगा। सी का मान कितना आ जाएगा 49, ये शायद इसको सॉल्व करोगे तो 63 के आसपास आएगा। कितने के आसपास आ जाएगा 63। यानी जब कांच हो और जल हो तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है 63 डिग्री होता है। ठीक है, नियर अबाउट। क्लियर हो गया। चलिए नोट करना हो तो कर लीजिए, आगे चले हम लोग। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला, कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक ना। रिफ्लेक्शन देखिए क्या है, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए 2 कंडीशन है ना। कंडीशन पहले नोट कर लो क्या है, 2 कंडीशन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा, नंबर 1, जब प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर हो, सघन से कहाँ, विरल। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब आपतन कोण का मान इज ग्रेटर देन सी, समझ में आया, यानी जो हम प्रकाश किरण को आपतित कर रहे हैं उसका मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। तो प्रकाश की किरण टोटली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ। चलिए एक बात मैं और, चलिए अच्छा ठीक है अभी आगे बताता हूँ। देखो ये है, ये प्रकाश किरण है, ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो ये हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया आपतित किरण, ठीक। इतना ना लिखो सर जी, बजा नहीं आता। चलो ठीक है, नहीं लिखूंगा बस, अरे नहीं लिखूंगा भाई, आपने कह दिया तो नहीं लिखूंगा। x ये y ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर मेरी बात को समझना, कि अगर मैं मान लूँ यहाँ पर क्या है ग्लास है, क्या है ग्लास, नीचे क्या है एयर, ठीक। दोनों पहले रूल फॉलो है कि नहीं, सघन से विरल हो रहा है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखो इस वाले एंगल पर अगर मैं 42 डिग्री के आसपास आपतित करूँगा प्रकाश की किरण, तो ये अपवर्तन के पश्चात ऐसे हो जाएगी। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अगर मैं 42 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा आपतित करूँगा तो ये प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, है कि नहीं। अगर मैं 42 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा, है ना, एंगल पर यदि मैं इसको क्या करूँ, इंसिडेंट कराऊँ, तो ये प्रकाश किरण ऐसे ना होकर के ऐसे वापस चली जाएगी उसी माध्यम में। बात समझ में आया। तो इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। चलिए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं, ध्यान समझिए, अगर आपसे कोई पूछे कि जल, कांच और वायु के लिए, ठीक है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि यहाँ पर आपतन कोण का मान इज ग्रेटर देन 42 डिग्री के आसपास होना चाहिए। समझ में आ गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच और किसके, एयर के लिए आपतन कोण का मान 42 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। ये किसके लिए है, ये है आपका ग्लास और एयर के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, वाटर और एयर के लिए, तो आई का मान किससे होना चाहिए बताइए, 49 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए कांच ओ, ठीक है, हाँ। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कांच और वायु के लिए, कांच और जल के लिए, वायु तो हो गया,
ठीक है। इसके लिए आई का मान इज ग्रेटर देन कितना 63 डिग्री। इससे ज़्यादा देखिए 42 डिग्री से थोड़ा सा भी ज़्यादा करोगे तो ये प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और पिछले वीडियो में बताया गया था इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये नोट पॉइंट है, विशेष पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित जो बातें थी वो समझ में आ गई, ठीक है। अगर आपसे कोई कह दे इसी पर, ध्यान समझिएगा, इसी पर रिलेटेड मैं आगे कुछ क्या कराऊंगा, एप्लीकेशन कराऊंगा, तो वहाँ मैं इसका यूज करूँगा। तो वहाँ पर आपको ये समझ जाना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा, ठीक है। ध्यान समझना, मैंने क्या कहा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा। एक बात मैं और बता दूं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी एनर्जी में कमी आती है। उसकी एनर्जी में क्या आती है, कमी आ जाती है। क्यों? अपवर्तन की घटना में प्रकाश की एनर्जी में कमी होती है। क्यों? देखिए, जैसे बात समझना, ये हो गया एयर, ये क्या हो गया, एयर हुआ। अब यहाँ पर क्या हो गया, वाटर, यहाँ क्या हो गया, वाटर। अब जब प्रकाश किरण इसमें जाएगी, ध्यान समझना, जब प्रकाश की किरण इसमें क्या होगी, सीधे ना जाकर के कुछ घटेगी ना। चलिए, तो यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर इस प्रकाश की, यहाँ पर प्रकाश की एनर्जी उतनी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रकाश ये क्या है, वायु, ये जल है मान लो, है ना। तो ये क्या करेगा, प्रकाश की एनर्जी को, प्रकाश को थोड़ा अवशोषित कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। ये प्रकाश को क्या करेगा, थोड़ा अवशोषित कर लेगा जल, तो प्रकाश की एनर्जी कम हो जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर पड़ता है ना, तो 100% सभी किरणों का जो है क्या चीज़, अपवर्तन नहीं होता। कुछ किरणें क्या होती हैं, परावर्तित भी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी में कमी आ जाएगी, जो इसके अंदर है कि नहीं, आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात किया जाए तो उसी माध्यम में आ रही, उसी माध्यम में वापस चली जा रही, तो यहाँ पर एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की एनर्जी में कोई कमी आती है, नो सर। क्या अपवर्तन में आती है कमी, यस सर। बात समझ में आ गया। ये सब बातें क्लियर हैं, ओके। अगर ये सब बातें क्लियर हों तो पहले मैं इनसे रिलेटेड, ठीक है ना, इन बातों से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन करा दूं कि पहले कुछ एप्लीकेशन करा दूं। चलिए, पहले 1-2 न्यूमेरिकल करा देते हैं, ठीक है ना। उस न्यूमेरिकल को मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, पूरा। उसके बाद उसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है ना। अभी तक जो हमने पढ़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, ठीक है। अच्छा, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चलिए बच्चों, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, मैंने वीडियो को रोक करके क्वेश्चन लिखा था इसलिए, क्योंकि अगर मैं लिखता तो आपका टाइम वेस्ट होता, ठीक है, कम से कम 5 मिनट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर जो बच्चा ढंग से पढ़ा हुआ है, अपवर्तन और ये भी क्रांतिक कोण, वो लगा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहले एक दो बार पढ़ लीजिए आप इसको, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए पढ़ लिए, ओके। बात ये कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा सवाल में, सॉल्यूशन में। अच्छा, सॉल्यूशन लिखें कि आंसर लिखें? सॉल्यूशन लिखिए, आंसर तो जो लास्ट में आता है वो होता है, ठीक है। देखिए, कह रहा है प्रकाश की एक किरण वायु से कांच के पृष्ठ पर आपतित होने पर, देखिए वायु से कहाँ पर, कांच, ये तो कह रहा है वायु से कांच के पृष्ठ पर आपतित होने पर 15 अंश कोण से क्या होती है, विचलित हो जाती है, जबकि आपतन कोण 45 अंश है। ज्ञात कीजिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पहली बात। दूसरी बात, कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण। बात समझ में आ गया। चलिए नोट कर लिए क्वेश्चन, समझ लिए। कह रहा वायु की एक किरण कांच, वायु से कहाँ जा रही है, वायु से कांच के पृष्ठ। तो देखिए, ये मान लेते हैं भैया क्या है हमारा, ध्यान समझो, ये कांच हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, कांच। अब प्रकाश की किरण वायु से, ये एयर हो गया, ये हो गया क्या चीज, प्रकाश की मतलब अभिलंब, ठीक है। आपतित होने पर 15 अंश का कोण, 15 अंश कोण से विचलन होती है। विचलन का मतलब यहाँ पर देखिए, मैं बताता हूँ, विचलन कितना दिया, 15 अंश। जबकि आपतन कोण, ये आपतन कोण तो 45 दे दिया, कितना दे दिया, 45 डिग्री। कोई दिक्कत नो सर। लेकिन अब देखिए, ये प्रकाश की किरण सीधे नहीं निकलेगी,
है ना, अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या होगी, झुक जाएगी। झुकेगी कि नहीं झुकेगी, झुकेगी। अब यहाँ पर ये कोण कितना होगा, ये इसी को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये दे रहा है कि आपतित होने पर 15 अंश कोण से विचलित होती है, यानी ये अपने प्रकाश किरण अपने मार्ग से 15 अंश विचलित होती है। ये डिग्री कितना डिग्री है, ये वाला, इसी को तो विचलन कहते थे, डेल्टा ये बराबर 15 डिग्री है। क्या समझ में आया? तो इस कंडीशन में याद करिए हमने फार्मूला बताया था, देखो ये पूरा कोण, देखिए ये अभिलंब हो गया, ये हो गया आपका आपतित किरण। अगर मैं पूरे इसको ऐसे सीधा बढ़ा दूं, ऐसे सीधा बढ़ा दूं, तो ये 45 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 45 होगा कि नहीं होगा? जी सर, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 45, ठीक। और ये कितना है, 15 डिग्री, तो ये कितना होगा, देखिए कैसे निकालेंगे, ये पूरा कोण है ना आर बराबर, आर नहीं सॉरी आई, बराबर किसके होगा, ये पूरा कोण इसके प्लस इसके योग के बराबर होगा कि नहीं, हाँ या ना बताओ। ये पूरा एंगल इसके एंगल प्लस इसके एंगल के होगा, तो इसको मान लेते हैं क्या चीज़, अपवर्तन कोण है ना, आर प्लस किसके होगा, डेल्टा के होगा, हाँ या ना, आया होगा। तो यहाँ पर आपतन कोण का मान कितना है, 45, बराबर आर का मान निकालना है, डेल्टा का मान 15 अंश, ठीक है। तो इधर आ जाएगा, तो आर बराबर 45 माइनस 15, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 30। क्या समझ में आ गया? यानी आर का मान आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। आर का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। अब क्या पूछ रहा था, वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ठीक है, देखिए प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ जा रही है, तो यहाँ पर इसका अपवर्तनांक नहीं पता, एयर है ना, एयर का तो वैसे भी एन ए बराबर कितना हो जाएगा 1, लेकिन इसका अपवर्तनांक मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ एन जी, क्योंकि कांच है ना। तो फार्मूला लगा स्नेल का नियम, क्या कहता है, पहला क्वेश्चन आंसर साइन, देखो पहले का अपवर्तनांक यानी एन ए इंटू साइन क्या होगा आई, पहले फार्मूला लिख दो, बराबर इसमें जा रहा है एन जी साइन आर, ये दोगा। अब एन ए का मान कितना है 1 इंटू साइन आई, आई का मान कितना है 45, बराबर एन जी अपवर्तनांक, ये तो ज्ञात करना है, वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यही होता है एन जी, तो एन जी इंटू साइन आर, आर का मान कितना है 30 डिग्री। समझ में आ गया? तो एन जी बराबर कितना है, भाग में चला जाएगा, तो एन जी बराबर हो जाएगा साइन 45 डिवाइडेड बाई साइन 30, ठीक है, आई बात समझ में। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 30 का 1/2। क्या समझ में आया? ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा एन जी बराबर है ना 2/√2, ये तो आएगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नो सर। तो ये √2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एन जी बराबर कितना आ गया √2। क्या समझ में आया? यानी कांच का अपवर्तनांक कितना आ गया √2 है ना, √2 आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। दूसरा क्या कर रहा है, कांच और वाई के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो क्रांतिक कोण का फार्मूला क्या कहता है, n बराबर 1/, ऐसा लिख दो n बराबर, चलो ठीक है, n यहाँ पर क्या है कांच अपवर्तनांक वही लिखा जाएगा, एन जी बराबर 1/sin c, ये हुआ हाँ या ना। तो साइन c बराबर क्या हो जाएगा 1/, बोलिए एन जी, ठीक है। तो साइन c 1/NG का मान कितना है √2, ठीक। तो साइन c बराबर 1/√2 साइन की कितनी डिग्री पर होता है बताइए 45 पर, तो c बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। क्या समझ में आया? यानी क्रांतिक कोण यहाँ पर कितना आ जाएगा 45 अंश आ जाएगा। क्या अच्छे से समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ था ना, ये वाला एंगल विचलन दे रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद जस्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी इसको नोट करिए। चलिए बच्चों, आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये 2015 में पूछा गया था ना, 2015 में ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ था बोर्ड में। तो क्वेश्चन एक बार पहले रीड कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊँ, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसे कितने भी क्वेश्चन अब आपको दे देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए। पहले एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ के इसको खुद सॉल्व करने का प्रयास मत करिए, मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। सॉल्यूशन में क्या है देखो,
कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक पतली छड़ है, ये देखिए कितनी लंबाई की 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक पतली छड़ 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर व्यास। इसकी ऊंचाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर वाले एक बीकर में चित्रानुसार स्थित है। मतलब कोई एक बीकर है जिसकी हाइट कितना है 9, इसका डाया कितना है 6 सेंटीमीटर, चित्रानुसार ऐसे रखी हुई है। कह रहा है जब बीकर में 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक द्रव भरा जाता है, इसमें 3 सेंटीमीटर, ये या मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर तक जब द्रव भरा जाता है, तब उसी स्थिति में प्रेक्षक क्षण का निचला सिरा देखता है। मतलब कि अगर इसमें पानी ना भरा हो तो जो प्रेक्षक इसको देख रहा है इस क्षण को, केवल ये ऊपरी सिरा ही देख पाता है। लेकिन जब इसमें 6 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब ये 6 सेंटीमीटर मान लो ये हो गया, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर तक हम इसमें क्या भर देते हैं, पानी भर देते हैं, द्रव। क्लियर हुआ। जब द्रव भर देते हैं तो प्रेक्षक क्या करता है, इसके निचले सिरे को देख लेता है। समझ में आया। जब पानी नहीं भरा था तो ये केवल ऊपरी सिरा देख पा रहा था, जब उसमें पानी भर दिया गया तो ये निचला सिरा देख लेता है। ठीक है, तो कह रहा है द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ जो द्रव भरा गया उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नो सर। तो आइए कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ध्यान समझना। ये टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल पानी की कितने तक भरा है 6 सेंटीमीटर तक। ध्यान रखना ये 6 सेंटीमीटर। देखो जब पानी भरा गया तब ये प्रेक्षक इसके सिरे को देख पाया, तो यहाँ से क्या होगा, ये कोई प्रकाश की किरण जा रही, मान लो यहाँ पर पड़ी है ना, ये यहाँ से कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है, जा रही है, ये ठीक। जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी तो यहाँ पर क्या खींचा जाएगा, नॉर्मल। यहाँ क्या खींचा जाएगा, नॉर्मल। अभिलंब हो गया, ठीक है, ये अभिलंब हो गया। तो ये प्रकाश की किरण देखिए यहाँ पर ये कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण, इसका मान क्या होगा आई। अब ये प्रकाश की किरण सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, तो अभिलंब की ओर न झुक करके अभिलंब से दूर हटेगी, यानी ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे ऐसे। बात समझ में आया, ये ऐसे जाके प्रेक्षक की आइस पर पड़ रही है। तो प्रेक्षक को क्या ये दिखाई पड़ेगा, नहीं, प्रेक्षक को लगेगा कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। समझ में आ रहा है, दिखाई इसको ये सिरा लगेगा, दिखेगा, लेकिन इसका इमेज यहाँ पर इसको बना हुआ नजर आएगा, इसलिए इस व्यक्ति को दिखाई पड़ने लगा। बात समझ में आ रहा है। जब पानी नहीं भरा था तो प्रकाश किरण यहाँ से चल रही थी, सीधे इसके पास पहुँच जा रही थी, और ये प्रकाश किरण जो है ऐसे सीधे जाके कोई मतलब पानी है ही नहीं तो सीधे ऐसे निकल जाएगी, इसकी आँख पर पड़ ही नहीं रही थी। तो ये वाला पॉइंट इसको दिखाई नहीं पड़ रहा था। जब इसमें पानी भर दिया गया तो ये प्रकाश किरण चलेगी, रिफ्लेक्ट होगी, इसकी आंखों पर पड़ेगी, तो इस व्यक्ति को लगेगा ये प्रकाश की किरण, ये वाली प्रकाश किरण यहाँ से ना करके कहाँ से, यहाँ से आ रही है, तो इसका इमेज यहाँ पर बन जाएगा, तो व्यक्ति को ये वाला सिरा यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। तो ये एंगल आई, तो ये एंगल क्या मान लो आर। ठीक होगा कि नहीं होगा, चलिए सर बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्रा कर रहा हूँ ये पॉइंट, ठीक है, ये आई हो गया, ये क्या हो गया आर, तो ये भी पूरा एंगल आर ही तो होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक होगा कि नहीं होगा, देखिए ये और ये एंगल यदि आई तो ये भी तो आर होगा, ये एंगल सॉरी आर, तो ये भी कितना हो जाएगा आर, ये एंगल ये भी कितना होगा आर। तो मुझे करना क्या है, इस स्नेल का नियम लगा के सिर्फ और सिर्फ ज्ञात कर लेना है अपवर्तनांक। तो प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, ध्यान समझिए, जल से जा रही है, जल से वायु में, तो स्नेल का नियम क्या लगाना है, इसका अपवर्तनांक मुझे मालूम नहीं है, इसका अपवर्तनांक मैं मान लेता हूँ n, क्या मान लेता हूँ n। तो क्या कहते हैं स्नेल का नियम, यहाँ का अपवर्तनांक, यहाँ का आपतन कोण, यानी साइन आई। कोई दिक्कत नो सर। बराबर वायु में जा रही तो वायु का अपवर्तनांक बोलो 1, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, इंटू यहाँ का आपतन अपवर्तन कोण, तो क्या आ जाएगा साइन आर। कोई दिक्कत नो सर। तो n बराबर क्या आ जाएगा, साइन आर अपान साइन आई। ठीक है, बस मुझे करना है क्या, किसी तरीके से आर और आई का मान निकाल के यहाँ रख दूँ तो अपवर्तनांक आ जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। क्लियर जी सर, आ जाएगा। तो चलिए मज़ा आ रहा है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ये क्या है साइन आर साइन आई, तो पहले साइन आई ज्ञात कर लो। देखो साइन आई कैसे ज्ञात करोगे, देखो ध्यान समझना, ये एंगल आई है ना, ये देखिए यहाँ पर ही हमने अवलंब खींच दिया, ये इसके मिड पॉइंट पर आएगा, ये भी ध्यान रखना है। ये जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइट इतना हमें पता है, ये कर्ण नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर मैं साइन लगा दूँ तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। मैं इनका नाम दे दूँ, ओ नाम दे दूँ, ए नाम दे दूँ, बी दे दूँ, ठीक है। तो हो जाएगा साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना है ए बी, डिवाइडेड बाई कर्ण, कर्ण कितना है आपका ए ओ, क्या है ए ओ। तो देखिए ए बी का मान, ए और बी का मान, ये कितना है 3 आ गया, ठीक। ए ओ का मान, ए से ओ का मान ये मालूम नहीं है, निकल सकता है कैसे, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 6, कितना है 6, ये कितना है बताइए, ये तो निकालना है, ये कितना है 3। तो क्या करोगे, लगा दीजिए फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय से। ए ओ बराबर कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ ए बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, बात समझ में आया। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 9 प्लस 36, है ना। तो हो जाएगा 3 अपान, ये कितना आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं चेक कर लूँ, चलो दिख रहा है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये 36 4 40 और 5 45 हो गया 45। क्या यहाँ तक सबके समझ में आ गया, ये कितना आ गया 3 अपान 45, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान सुनो, अगर मैं इसको और कैलकुलेशन करूँ तो साइन आई बराबर, देखो 3 45 क्या लिख सकते हो, 3√5, यस सर, है ना, 3 3 जा 9 और 5 जा 45, तो 3 से 3 कैंसल, साइन आई बराबर आ जाएगा 1/√5, है ना। साइन आई का मान कितना आ गया 1/√5, तो साइन आई पता चल गया। अब आर को पता किया जाए, साइन आर, आर निकला जाए, आर देखो कहाँ है, ये है एंगल, ये आर है ना, आर का मान देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जी सर। इसको मान लो होते हैं ए बी सी हो गया, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, आर चाहिए ना, तो ये भुजा मालूम है, ठीक है। देखिए साइन आर लगा दो, पहले क्या निकलेगा, साइन आर बराबर क्या होगा, आधार डिवाइडेड बाई कर्ण, है ना, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना होगा ओ डी, साइन आर बराबर ओ डी अपान कर्ण कितना है बताइए ओ सी, तो साइन आर ओ डी का मान कितना है, ओ से डी तक देखो 3, देखो कितना है 3 डिवाइडेड बाई ओ सी का मान, यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो 3 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 3 3 9 दूनी 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जी सर। तो 3 इसको लिख सकते हो 3√3, 3√2 सॉरी 3√2, ये से क्या हो जाएगा कैंसल। तो साइन आर बराबर कितना आ गया बोलिए 1/√2, क्या यहाँ तक सबके समझ में आ गया, साइन आर का मान कितना आ गया 1/√2। चलिए अब अगली बात करते हैं, अब आई और आर का मान आ गया तो उठा के यहाँ रख दिया जाए, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से क्या होगा, n बराबर साइन आई, साइन आर पहले है ना, तो साइन आर का मान कितना है रख दो 1/√2 डिवाइडेड आर, साइन आर है ठीक है, साइन आई का मान 1/, कितना आ रहा है √5, 1/, कितना आ रहा है √5, ठीक 1/√5। तो ये पलट के 1/√5, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा √5/√2, इसको आप लिख सकते हो n बराबर √5/2। क्या सबके समझ में आ गया बोलो, ये हो गया अपवर्तनांक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया सवाल बोलो, बहुत इजी तरीके से बताया गया, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ एप्लीकेशन किस पर, देखिए पहले इसको नोट कर लो तो मैं बताऊं, नोट कर लिए हो जी सर, मिटा दिया जाए, ओके क्लियर हो गया है। चलिए देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ना, जो हम लोग पढ़े थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पर आधारित, ठीक है ना, इस पर आधारित कुछ हमारे एप्लीकेशन हैं, कुछ नेचुरल एप्लीकेशन हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हैं, उनका हमें पढ़ना है। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं नेचुरल एप्लीकेशन, उसके बाद पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसके यूजेज एंड, ठीक है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये प्राकृतिक है ना,
में इसका उपयोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग में सबसे पहला है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, ठीक है। तो हीरे के चमकने का क्या मतलब हुआ? हीरे को इस तरीके से तराशा जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है कि उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो? ज़्यादा हो। समझ में आ गया? इस तरीके से हीरे को डिजाइन किया जाता है कि आपतन कोण हीरे और वायु के लिए, मान लीजिए हीरा वायु में रखा है, तो हीरे और, ठीक ना, हीरा और वायु के लिए जो क्रांतिक कोण है, उससे अगर इस पर प्रकाश किरण डालोगे तो प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से ज़्यादा एंगल पर पड़ती है। इसलिए क्या होता है कि हीरा कंटिन्यू प्रकाश का परावर्तन करता रहता है और हीरा हमेशा क्या होता है? चमकता रहता है। ठीक है, देखिए इमेज तो दोनों स्थितियों में बनेगा, अपवर्तन में भी और परावर्तन में भी बनेगा। ठीक है, यानी अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों स्थितियों में क्या बनेगा? इमेज। अगर मैं आपको बता दूं तो अपवर्तन के उपरांत जो इमेज बनता है वो उतना चमकदार नहीं होता जितना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद उसका इमेज बनता है। क्यों? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि अपवर्तन की घटना में कहीं ना कहीं एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में एनर्जी का लॉस नहीं होता। इसलिए जो है जो इमेज बनता है वो बहुत ही चमकदार दिखाई पड़ता है। वो बहुत ही क्या होता है? चमकदार दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके एक एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ते हैं, वो मछली के द्वारा, है ना, जो विश्व प्रेक्षित ऐसे कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो यहाँ पर हम लोग, या ऐसा समझिए कि मान लो, देखो ये क्या है? वाटर। ध्यान समझना, एप्लीकेशन ही नेचुरल एप्लीकेशन है। ठीक है, हेडिंग पहले लगा लीजिए। क्या लगाएंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। क्या लगाएंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। लग गए हेडिंग? हेडिंग लगाएंगे इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित जो है क्या चीज़? अनुप्रयोग में नंबर 1। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो कैलकुलेशन वाले हैं, मैं उन्हीं को केवल कराऊंगा। ठीक है, बाकी जो पढ़ने वाले हैं उसको आप स्वयं पढ़ लीजिए। ठीक है, हेडिंग लगाइए, जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र। जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र। हेडिंग लगाइए, जल में स्थित प्रकाश स्रोत का, ठीक है, प्रकाश स्रोत, ठीक है, जो भी ऐसा लिखा जाएगा लिख दो, स्रोत का, ठीक है ना, प्रकाश क्षेत्र। प्रकाश क्षेत्र, ठीक है, समझ में आ गया इसका क्या मतलब है? कि जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र मतलब क्या है? ठीक है, ये मान लीजिए क्या है? पूरा दिख रहा है नीचे तक? ओके। या इसी को और एक नाम देते हैं, इसी को, या मछली, जैसे आप पढ़े थे ना, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। प्रेक्षित विश्व, इसका मतलब क्या हुआ? कि मछली अगर जल के अंदर स्थित है, ध्यान समझिएगा, मछली यदि जल के अंदर स्थित है तो उसको बाहर अगर वो देखेगी तो उसको कितना भाग दिखेगा? समझ में आया क्या कहने का मतलब है? कि ये है आपका वाटर, इस वाटर के अंदर कोई प्रकाश स्रोत रखा हो, बल्ब, तो वो बल्ब से कितना प्रकाश बाहर आएगा, उसका एरिया कितना होगा? समझिए 3D में समझिए, पूरा ऐसे जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, इसके अंदर एक बल्ब रखा गया। अंदर कहाँ रखा गया? देखो ये पूरा एरिया में, इससे पूरा जल भरा हुआ है, इसके अंदर ऐसे बल्ब रखा गया है। अब बल्ब से प्रकाश निकलेगा ना, ऐसे प्रकाश बहुत सारी दिशाओं में से फैलते हुए जाएगा, तो ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे शंकु के आकार का। किसके आकार का? शंकु के आकार का। तो वो शंकु का ऊपर वाला एरिया जितना होगा उसी से तो प्रकाश बाहर आएगा। बाकी जो होगा वो या तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना, के कारण कहाँ चला जाएगा? अंदर, और जितना बाहर, जितना एरिया वो बचेगा उतने एरिया से प्रकाश बाहर आएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर मछली हो, स्थित हो, तो मछली भी केवल उतने ही भाग को बाहर देख पाएगी, उतने ही एरिया से। तो वो एरिया कितना होता है, इसी का कैलकुलेशन हमें करना है। बात समझ में आ गया? चलिए, हमने ये कहा, सही से बना दिया जाए फिगर को। देखिए
ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने रख दिया प्रकाश स्रोत, ध्यान समझिएगा प्रकाश स्रोत है। अच्छा अब यहाँ से ध्यान समझो, अगर कोई प्रकाश की किरण, ध्यान समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ ये प्रकाश स्रोत हो गया, अगर कोई प्रकाश की किरण यहाँ से इस पर जाके पड़ती है, समझिए सपोज करिए ये जाकर के पड़ती है ये, ठीक, तो यहाँ पर क्या खींचा जाएगा, अभिलंब। क्या आप सहमत हैं जी, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब खींचा गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से, ठीक है। ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश किरण इस पर आपतित की गई। अच्छा अब बताइए कि अगर ये आपतन कोण, मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, ये आपतन कोण, ठीक है, ये आपतन कोण यानी आई अगर ग्रेटर देन सी होगा, ग्रेटर देन सी होगा, तो प्रकाश की किरण कहाँ हो जाएगी, इसमें ना जाकर के वापस चली जाएगी, हाँ या ना जी सर। अगर I बराबर C के होगा तो प्रकाश की किरण ऐसे हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा। यदि I लेस देन C तो प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। अब प्रकाश की किरण देखो ध्यान समझना, ये प्रकाश की किरण जो गई I बराबर C से तो समांतर हो गई, जो I इज ग्रेटर देन C पर आपतित हुई वो तो कहाँ चली गई, नीचे चली गई, तो बाहर प्रकाश आया ही नहीं। तो बाहर प्रकाश, कौन सा प्रकाश बाहर आएगा, जिसके लिए आपतन कोण का मान कितना होगा बताइए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होगा, वही तो प्रकाश बाहर जाएगा। तो भैया यहीं से तक तो फाइनल है, I बराबर C तक, अगर इससे थोड़ा भी कम होगा तो प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, बाहर। तो I बराबर C के लिए बाकी जो एरिया बच रहा है, देखिए मान लीजिए अब यहाँ पर दो प्रकाश किरण, एक ये हमने मान लिया, ठीक है, ऐसे देखिए ध्यान समझना, ये आपका कोण क्या हो गया, आपतन कोण, ये हो गया C, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात कर दूँ, इसको ऐसे कर दूँ, ठीक है, ये एक कोण हो गया, ये कहीं ना कहीं इतने ही एरिया से प्रकाश कहाँ जाएगा, बाहर। क्यों, क्योंकि अगर इस देखिए क्रांतिक कोण का मान यदि I बराबर C तो समांतर, अगर I बराबर, ध्यान समझना, यदि I इज ग्रेटर देन C तो प्रकाश किरण रिफ्लेक्ट होकर के परावर्तित हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। कब, जब I इज ग्रेटर देन C होगा, जब I लेस देन C थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तभी तो प्रकाश जाएगी बाहर, ठीक है। तो I बराबर C के बाद जो भी एंगल होगा उससे कम एंगल प्रकाश किरण बाहर जाएगी। तो हमने मान लिया कि कितने एरिया से प्रकाश कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये एरिया कितना होगा, ये एरिया कैसे बन रहा है, देखिए एक शंकु है, ऐसे शंकु बन रहा है, ऐसे शंकु, ऐसे, ये मतलब समझो प्रकाश स्रोत है, ऐसे आप रखेंगे ना जल के अंदर तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे पूरा शंकु बन रहा है, ऐसे कोण, ठीक है। इसी से प्रकाश कहाँ जाएगा, बाहर। तो ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, ये एरिया। तो उस एरिया की रेडियस को मैं क्या मान लेता हूँ, R, बात समझ में, रेडियस को मैं क्या मान लेता हूँ, R। इसका एरिया अगर ज्ञात करना है तो A बराबर क्या होता है, पाई R स्क्वायर, तो मुझे R ही तो कैलकुलेशन करना है जी। जल का अपवर्तनांक मैं क्या मान लेता हूँ, N, ठीक, ये इसका रेडियस R। चलिए अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये यदि C पर आपतित करो तो ये भी कितना होगा, C ही तो होगा, हाँ या ना, बोलो जल्दी से। यदि ये C है तो ये भी कितना होगा, ये C है तो ये भी C होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ। यस सर, आया समझ में, ठीक है, ओके सर। मान लेते हैं, देखो एक बात और आपको वो देगा कि जल में प्रकाश स्रोत कितना नीचे रखा गया ये तो बता के देगा, अगर नहीं देगा तो कुछ और बातें देगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो प्रकाश स्रोत हैं यहाँ से h गहराई पर क्या है, स्थित है, यहाँ से ये कितनी गहराई पर, h गहराई पर स्थित है। तो मुझे किसका कैलकुलेशन करना है, R का। क्लियर हुआ। तो R का कैलकुलेशन कैसे होगा, ये एंगल कितना है, C, ठीक है। चलिए ये प्रकाश की किरण यहाँ पर है, यहाँ से जा रही है, यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर अभिलंब के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 का। तो लगा दीजिए स्नेल का नियम, ध्यान समझिए, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, ठीक, क्या यहाँ समझ में आ रहा सबके। चलिए स्नेल का नियम लगाते हैं तो क्या होगा, लेकिन अपवर्तनांक ज्ञात करना, अपवर्तनांक तो मुझे मालूम नहीं है, तो स्नेल का नियम न लगा करके हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या यूज कर लेते हैं, मैथमेटिक्स। तो ये अगर मैं कोण कहूँ तो C है ना, ये कोण क्या है, C। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे ये कर्ण। तो ये हाइट कितना है, h, तो ये कितना हो जाएगा, जिसको इसको मान लो OAB। तो मैं अगर बात करूँ ट्रायंगल, इसको हटा दो, ट्रायंगल OAB में साइन C बराबर क्या होगा, साइन C बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है AB, कर्ण कितना होगा बताइए OB। बात समझ में आ गया। तो साइन C बराबर
अभी मैं स्नेल का नियम लगाऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। साइन सी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ए बी कितना है आर, ओ बी कितना होगा ओ बी ये डिस्टेंस, तो ये एच और ये आर, तो क्या हो जाएगा रूट हाफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। चलिए अब स्नेल का नियम लगाइए, मैं मिटा दूं यहाँ पर स्नेल का नियम। सर अभी कह तो लगेगा नहीं, मैंने सोचा काम बन जाएगा, नहीं बना। स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से देखो प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ जा रही ना, तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण क्या है सी, आपतन कोण क्या है सी। यहाँ का अपर्तांक मालूम नहीं तो मैं मान लेता हूँ कितना है एन, कितना है एन, क्योंकि यहाँ पर भी हमने अभी अपर्तांक की कोई चर्चा नहीं। यहाँ पर अपर्तांक कितना मान ले रहा हूँ, एन हो जाएगा इंटू आपतन कोण साइन सी बराबर वाई में जा रही वाई का अपर्तांक 1 गुणे यहाँ का आपतन कोण अपवर्तन कोण कितना होगा सॉरी 90 होगा ना जी। तो n इंटू साइन सी बराबर इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो साइन सी बराबर कितना आ जाएगा 1/n, हाँ या ना, आ गया ना 1/n। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 अगर 2 से हम बात करें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या है बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी 1/n इक्वल टू आर बाई रूट हाफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये क्या है आपका n है, ये आपका h। अब मैं थोड़ा सा ऐसे कह दूँ पहचानने के लिए। अब मुझे n चाहिए, है ना, तो क्या चाहिए r, तो r ज्ञात करने के लिए r यहाँ भी है r यहाँ भी है, तो दोनों पक्षों का क्या कर दो वर्ग, है ना। तो यहाँ लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, मिटा दूँ इसको। चलिए दोनों पक्षों का यदि वर्ग करेंगे तो 1/n स्क्वायर 1/n स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो रूट तो हट जाएगा ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे आर चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो एच स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर कॉमन कर, आर स्क्वायर कॉमन कर लो, तो आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1। आई बात समझ में। चलिए तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस 1, तो आर बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट हाफ, है ना, प्लस माइनस एच बाई रूट हाफ एन स्क्वायर माइनस 1, एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये आ गया किसका मान आर। तो मुझे ये एरिया चाहिए था, तो क्षेत्रफल क्या होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान यहाँ आर का मान रख देंगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया का कैलकुलेशन कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा एरिया, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान ये है ना कितना, एच स्क्वायर अपान एन स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। क्या क्लियर हो गया, बोलो। तो ये था मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व का फार्मूला। ठीक है, यानी ये कितना एरिया को वो देख पाएगी, इतने एरिया से बाहर आएगा। ठीक है, बल्ब रखोगे तो केवल इतने एरिया से प्रकाश कहाँ आएगा, बाहर आएगा बस। ठीक है, जितना एरिया गोल गोल बना उसी से प्रकाश बाहर आएगा, बाकी एरिया से कोई प्रकाश बाहर नहीं आएगा। क्लियर हो गया, ओके। टाइम देख लूँ मैं, तो चलिए लगभग वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है। अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं क्या पढ़ाऊंगा उसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, इसी के एप्लीकेशन हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, और प्रकाशिक तंतु, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।